हम एक ऐसे देश का निर्माण करना चाहते हैं जिस देश में न्याय होगा। पर क्या हम देश का निर्माण नीतियों के आधार पर करें? क्या देश का निर्माण केवल धर्म और जाति के आधार पर करें? तो देश कैसे बनेगा? आज मेरी उम्र 75 साल है, जवान हूँ, चुनाव लड़ने के मूड रखता हूँ। नागदा के लोगों ने एमएलए बनाया, मैं तो पत्थर था, माली पन्ना लगाया, वो भी अच्छे होता है, आगे तक चलता रहा मेरा मामला, दिल्ली तक मामला चलता। अभी जो नागदा में रेल आ रही है उसकी स्वीकृत करने का नाम सीपी जोशी रेलवे मंत्री है। ये लोग जो है नई नेतागिरी करने वाले, ये कपड़ा खरीद के करेगा हमने खेती कर ली। सीपी जोशी काटता, सीपी जोशी भगा देता, सीपी जोशी फलाना कर देता। सीपी जोशी झूठ बोले, सीपी जोशी प्रैक्टिस करते करते सुप्रीम कोर्ट का वकील बन गया, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार गया। जब देश आजाद हो रहा था तब हमारे नेताओं ने मन में कल्पना थी कि देश आजाद होने के बाद हम किस तरह की शासन व्यवस्था करेंगे। दुनिया में शासन करने की अलग अलग व्यवस्था है। चीन में जाएं तो कम्युनिस्ट शासन है, अमेरिका में जावे तो राष्ट्रपति प्रणाली है, और अलग अलग प्रदेश में, जर्मन में जावे तो अलग तरह का सिद्धांत है। हमारे देश के नेताओं ने एक ऐसे गणराज्य की कल्पना की थी जिस गणराज्य में आजादी के बाद हम संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत देश का निर्माण करेंगे। अभी सिद्धू जी ने कहा हर आदमी को संविधान की प्रियम्बल पढ़नी चाहिए। संविधान की जो उद्घोषिका है उसमें क्या बात लिखी है? हम एक ऐसे देश का निर्माण करना चाहते हैं जिस देश में न्याय होगा। न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा। हम एक ऐसा देश निर्माण करना चाहते हैं जिसमें धर्म की, उपासना की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। हम एक ऐसा देश निर्माण करने चाहते हैं जिसमें सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। ये हमारी कल्पना है, जिस तरह की कल्पना हमने आजादी के समय में कही थी। संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। हमारे संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। अलग अलग संघ जो प्रदेश है उनका संघ, वो हमारा भारत कहलाएगा। इसका मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब इस देश में हिंदी बोलने वाला भी है, मलयालम बोलने वाला भी है, गुजराती बोलने वाला भी है। वो भी किसी न किसी प्रदेश में रहता है। कोई गुजरात में रहता है, कोई तमिलनाडु में रहता है, कोई आंध्र प्रदेश में रहता है, कोई नॉर्थ ईस्ट में रहता है। इस देश में अलग अलग भगवान को मानने वाले लोग भी हैं। भगवान श्रीनाथ जी को भी मानते हैं, राम को भी मानते हैं, हनुमान जी को भी मानते हैं, शिव जी को भी मानते हैं, भैरव जी को भी मानते हैं। अलग अलग संप्रदाय धर्म के लोग अलग अलग तरह से इस देश के लोगों में श्रद्धा रखते हैं। इस देश में अलग अलग तरह के पहनावे वाले लोग हैं। इस तरह इस देश में अलग अलग खान पान वाले लोग हैं। कोई चावल खाता, कोई रोटी खाता, कोई मीट खाता, अलग अलग। ये जो विविधता है, इस विविधता को समेटते हुए हम इस देश को भारत कहते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा वर्ड नहीं बोल रहा हूं, संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। वो यूनिटी ऑफ स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, संघीय ढांचा, जिस संघीय ढांचा में ये अलग अलग प्रदेश की विविधता हो। इस प्रदेश का निर्माण करने के लिए हम सामाजिक न्याय करेंगे, हम आर्थिक न्याय करेंगे, हम राजनीतिक न्याय करेंगे। पहले न्याय की बात समझ लें। हम उस दुनिया प्रभावित होने में क्या बात कर रहे थे? समानता होनी चाहिए, उस दो में लोगों को अवसर मिलना चाहिए, जाति पाति से ऊपर उठकर अपनी शासन व्यवस्था में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसे देश की कल्पना करके हमने संविधान बनाया था। हमें मालूम था, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू को मालूम नहीं था गंगा यहाँ बहती है? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू को मालूम नहीं था वेद क्या है, उपनिषद क्या है? कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, आप अब्दुल कलाम आजाद, भीमराव अम्बेडकर, किन्हीं को सोच ले लें, उन सबको मालूम थी कि इस देश में धार्मिक भावना है। हर गांव में मंदिर है, ऐसा कोई गांव नहीं जहां पर मंदिर नहीं है। अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, सब मालूम है। पर क्या हम देश का निर्माण नीतियों के आधार पर करें? क्या देश का निर्माण केवल धर्म और जाति के आधार पर करें? तो देश कैसे बनेगा? ये अखंड भारत जिसमें अलग अलग विविधता वाले लोग हैं, वो तो फिर एक नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमने सोच समझकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपनाया कि हम संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से सांसद चुनेंगे, संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से एमएलए चुनेंगे। संसदीय लोकतंत्र में चुने हुए एमएलए और एमपी, संविधान में लिखा हुआ है कि कौन कौन से विषय पर नीतियां बनाने का काम करेंगे। प्रदेश स्वास्थ्य के बारे में नीति बना सकता है, इरिगेशन के बारे में नीति बना सकता है,
शिक्षा के बारे में नहीं बना सकता। अलग अलग प्रदेशों को अधिकार दिया गया है, पर उनको ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो देश में दूसरा आदमी आक्रमण करेगा तो नीति कौन बनाने का काम करे। एक देश से दूसरे देश से बिजनेस करना है, कौन बनाने का काम करेगा। तो संविधान के अंदर विषय लिखे हुए हैं, ये विषय जो है केंद्र निर्माण कर नीतियां बनाएगा, और ये विषय जिन पर स्टेट गवर्नमेंट निर्णय करेगी। कुछ विषय ऐसे हैं जिन विषयों का फैसला दोनों कर सकते हैं। नियम कानून बनाने का काम कानून बनाने का बाद प्रदेश भी कर सकती है, और कानून बनाने का काम सेंटर भी कर सकती है। जैसे लैंड एक्विजिशन कानून, यदि जमीन एक्वायर करना है तो जमीन एक्वायर करने का कानून प्रदेश सरकार भी बना सकती है, और कानून लैंड एक्विजिशन का सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। पर संविधान में व्यवस्था की है यदि सेंटर कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उन पर जो कानून बनाएगा, कोई भी स्टेट उनके विपरीत उनके बाहर कानून नहीं बना सकती। सेंटर का जो कानून बनेगा वो प्रिवेल करेगा। ये कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट। 1952 में जब देश आजाद हुआ और प्रदेश में सरकार बनी, तब एमएलए जागीरदार भी बने थे, बड़े लोग भी बने थे। उनको मालूम था कि इनकी जमीन है। हमने विधानसभा में कानून बनाया है, कानून बनाया है कि राजस्थान के मेवाड़ के अंदर इतनी जमीन हेक्टर होगी, वो राजा की होगी। इससे ज्यादा जो जमीन होगी, वो जमीन जो आदमी खेती कर रहा है उस आदमी को खेती का अधिकार मिलेगा। तब जो आज किसान है, जो किसी भी समाज का है, जिसको हम ओबीसी के मूल के लोग कहते हैं, जिनका जीवन यापन करने का अधिकार खेती के ऊपर है, जो पशुपालन पर के दो आदमी करते हैं, उनको खेत का अधिकार मिला। मैं खेत का मालिक हूं। ये जो अधिकार दिया है वो 1952 के पहले नहीं था। संविधान में ये व्यवस्था नहीं करते कि प्रदेश सरकारों को अधिकार है ऐसा कानून बनाने का। राजस्थान में जो किसान आज बैठा हुआ है, उस किसान को कभी भी जमीन का अधिकार नहीं मिलता। जो उसके खेत पे वो काम कर रहा था, उसका जो गेहूं मक्की होती थी वो देना पड़ता था ठाकुर साहब के पास। इस तरह के नियम थे, इस तरह की व्यवस्था थी। राज का व्यवस्था करने का काम यही था। कभी किसने कल्पना की थी? आज जिस किसान के पास जमीन है, जिसके पास कुआं है, उसकी बिजली पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। बटन दबाइए, पानी बाहर निकलता है। पहले क्यों नहीं निकलता था? ये भी याद है, मैं छोटा था, नाथद्वारा में 1962 के पहले कॉलेज था क्या? 92 के 62 के पहले हम छोटे थे। मोहल्ले में एक आदमी शाम को घास लेटे के आता था और बत्ती बढ़ता था और लाइट जलती थी। पानी की व्यवस्था थी। गांव में आदमी अपने माँ बहन सिर पे पानी लेके आती थी। किसके घर पे पानी नल आता था? घर पे पानी आता था। जब नल शुरू हुआ तो पहले मोहल्ले में टूटी लगती थी, घर में नल नहीं लगे थे। अब तो हर घर में नल है। कब लगे थे? 52 में लगे, 57 में लगे, 62 में लगे। जैसे जैसे कानून बना, नियम बना, उस पानी को व्यवस्था करने का काम किया। हमने खेत में भी पानी पहुंचाया, घर में भी पानी पहुंचाया। कहाँ स्कूल थी? 10वीं स्कूल कहाँ थी? 5वीं स्कूल कहाँ थी? 8वीं कहाँ थी? कॉलेज कहाँ था? पढ़ने के लिए उदयपुर जाओ, एमबी कॉलेज में पढ़ने के लिए। कॉलेज था क्या? काकोली में, नाथद्वारा में कॉलेज था क्या? कितनी जगह 10वीं स्कूल थी? कितनी जगह 12वीं स्कूल थी? कितनी जगह अस्पताल थे? एक दिन में हो गया। हमने नियम और कानून बनाकर इस देश में परिवर्तन करने का काम किया, और ये काम करके बताया हमने। इस देश में आजादी के पहले आदमी की उम्र 35 साल नहीं होती थी, चेचक से मर जाता था और किसी बीमारी से मर जाता था। आज मेरी उम्र 75 साल है, जवान हूँ, चुनाव लड़ने के मूड रखता हूँ। पर यदि मैं उम्र होता तो लड़ सकता था। मैं 33 साल ही पता पड़ जाता, ऊपर नाम चला गया, मेरा पता ही नहीं पड़ रहा, थाक नहीं था। कभी आज कल्पना की गाँव के गरीब आदमी की? मैं जब चुनाव लड़ना है 1980 में पहली बार, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं गर्मी का समय में था, गांव में गए। गांव के पेड़ के नीचे बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। उस गांव में एक भी नौजवान आदमी नहीं था। जमीन है ही नहीं, जमीन है तो छोटी जमीन है, पानी खेत में ही नहीं। अकाल पड़ जाए तो 12 साल का 14 साल का मजदूरी करने के लिए अहमदाबाद जा रहा है, बम्बई जा रहा है, फलाना जगह जा रहा है, वो मजदूरी कर रहा था। अकाल रात का काम शुरू होता था। एक एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम का क्या कहते हैं, टिफिन, उसमें प्याज और रोटी। वो गरीब आदमी पूरी गर्मी में 44 डिग्री में काम कर रहा है, सुबह रात 7 बजे से लेकर 1 बजे तक, और 10 रुपए मिलते थे मजदूरी। क्या किसने कल्पना की थी कि आज नरेगा में कितनी लेबर मिल रही है, कितना पैसा मिल रहा है? किसने बनाया कानून? क्यों बनाया कानून? यदि पहले जमाने में था तो बड़े किसान के यहाँ गरीब आदमी मजदूरी करता था, वो पैसा देता था, तब उसका पेट पलता था। आज हमने नरेगा में काम किया कि एक परिवार को 100 दिन का काम देंगे। 100 दिन में काम, हर अप्रैल में हमने कानून बनाया। मैं मंत्री था तब कानून बनाया।
हर साल 1 अप्रैल में सीपीआई के माध्यम से मजदूरी बढ़ेगी। जब नरेगा शुरू हुआ जब 80 रुपये मिलता है, आज नरेगा की मजदूरी कितनी मिलती है? 200-250 से ऊपर मिलती है। ये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय समझना पड़ेगा। हमने एक गलती की, जिस गलती को हमें समझने की जरूरत है। हमने ये नहीं कहा था कि हम ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जिसमें एक ही धर्म होगा, इसलिए हमें वोट दो। हमने ये नहीं कहा था। हम जब भी 5 साल में हमारे पास पैसा आ रहा था टैक्स का, उस पैसे का जुडिशियस बहुत ढंग से उपयोग कर रहे थे। नीति बनाकर देश का निर्माण करना बहुत कठिन काम है। 2 तरह की विचारधारा इस देश में आजादी के पहले से चल रही थी, आज से नहीं। एक तरफ वो लोग थे जो यही कह रहे थे कि हम धर्म के आधार पर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक तरफ वो लोग थे धर्म के आधार पर मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। तो जिन्ना जी ने ऐलान पकड़ा, पाकिस्तान बन गया। यहां पर कल्पना की थी हमने कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कौन है विचारधारा, कौन है? हम पिछले 75 साल में हमने सब काम किया। हमने गांव का निर्माण किया, देश का निर्माण किया, सब कुछ किया। दुनिया में आज हम ताकतवर बन के उभरे हैं। परमाणु बम एक दिन में पैदा नहीं हुआ था, अटलांटिका में एक दिन में नहीं गए, चंद्रमा में एक दिन में नहीं गए। ये फौज पे बाद इक्विपमेंट था, एक दिन में नहीं आया था। 1962 का युद्ध हारे थे हम, फिर हमारे नेताओं ने नीति बनाई होगी, तब आज दुनिया के अंदर ताकतवर के बने। 2014 के बाद हमारे पहले परमाणु बम आ गया था, 2014 के बाद नहीं आया। हम चंद्रमा में पहुंचने के लिए सब व्यवस्था करने का काम, अटलांटिका में जाने का काम बहुत पहले कर चुके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते थे, वैज्ञानिक। ये उस समय में कल्पना की थी। क्या कभी सोचा है कि मोहनलाल सुखाड़िया में कोटा ने परमाणु बिजली की पैदा करने की सोची थी? आज हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, तो इस राजस्थान के अंदर परमाणु से बिजली पैदा करने का, रिएक्टर करने का काम मोहनलाल सुखाड़िया के राज में हुआ। आज सिद्धू जी हमारे यहाँ बैठे हैं, गणेश हमारे योगेंद्र करा बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। ये एक दिन की पर्सनालिटी नहीं है, इनके 3 पीढ़ियां बदल गई है पर्सनालिटी बनाने में। 3 पीढ़ियां बदल गई है। उस समय खेती क्या हो रही थी? पानी का था, बिजली का थी। कभी जाइए देखिए कैसा बदला। ये बदलाव क्या कांग्रेस पार्टी। आज आरक्षण मिलने का काम होता क्या होता है? सरकारी नौकरी होगी तब तो आरक्षण मिलेगा। आज सरकारी नौकरी का मालूम है पिछले 10 साल में क्या स्थिति बन गई है? 70,000 से ज्यादा, कितना बोल रहा हूं मैं, 70,000 से ज्यादा सैंक्शन पोस्ट जहां आदमी काम कर रहे थे, वो रेलवे में खाली पड़ी हुई है, बैंक में खाली पड़ी हुई है। क्यों भाई? उन्हें मालूम है कि यदि नौकरी भर्ती करेंगे तो इसमें 70,000 में ST के आदमी को नौकरी देनी पड़ेगी। अब नौकरी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पर है। क्यों भाई? उनको मालूम है सामाजिक न्याय नहीं करना है। कांग्रेस पार्टी ने सामाजिक न्याय किया था, आरक्षण भी किया, प्राइवेट सेक्टर में भी कारखाने खोले, पब्लिक सेक्टर में भी कारखाने खोले, पैसा किया, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हमने पब्लिक सेक्टर के अंदर। तब उन जॉब के अंदर SC का आदमी, गरीब आदमी पढ़कर नौकरी करने का काम कर रहा था। आज बंद हो गए 10 साल। कितने आदमी को मालूम है नेशनल हाईवे क्या होती है? किसी ने कल्पना की थी कि कागडोली और इसके बीच में नेशनल हाईवे निकल जाएगा? क्या किसी ने कल्पना की थी कि नाथद्वारा से भीलवाड़ा में हाईवे बन जाएगा? हमने करके बताया। इसी इलाके में मेरे को एमए बना, नाथद्वारा के लोगों ने MLA बनाया। मैं तो पत्थर था, मालीपन्ना लगाया, वो भी अच्छे उतरा है, आगे तक चलता रहा मेरा मामला, दिल्ली तक मामला चलता था। तो मेरी कलम में अधिकार मिला। मैंने 10,000 किलोमीटर भारत में, इंडिया में एडिशनल NHAI करवाई। उसमें से 4,000 किलोमीटर केवल राजस्थान में दी है। कोई आदमी तो फैसला कर ले कि बटेवर से सड़क जाएगी कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ से जाएगी उदयपुर। मैंने लेगिस्लेशन करने का काम किया। किसी ने कल्पना की थी कि रेलवे आ सकता है? मैं 2 बार रेलवे मिनिस्टर रहा। कम आदमी को मालूम है कि रेलवे मिनिस्टर 300 करोड़ रुपए की सैंक्शन कर सकते हैं। अभी जो नाथद्वारा में रेल आ रही है, उसकी स्वीकृत करने का नाम CP जोशी रेलवे मंत्री है। ये ओडेन के पास 4 लेन बन रही है, ये NHAI डिक्लेयर करनी पड़ती है, टेंडर होता है, DPR बनती है, DPR के बाद बात बनती है। लोगों को मालूम नहीं है कि किरण जी भी यहाँ से MP रही है, हरिओम सिंह जी भी MP रहे हैं। ये 4 लेन चल रही है, सब रेलवे चल रही है क्या? रोड के जुड़ गई क्या? अब जाके काम शुरू हुआ है। काम करना खेती करने लायक है, तरीका है ऐसा कोई किसान हाथ करके खड़ा कर दे कि खेत में एक साथ पानी पहुंचावे और पूरा का पूरा बीज बो दें, खेत में खेती हो जावे? संभव है क्या? ये जो कपड़ा मैंने पैर रखा है, ये मैं कांकरोली के किसी माल से खरीद के ला सकता हूँ इसको, शर्ट को। उसको मालूम ही नहीं है कि इसका धागा कहाँ से बनता है, उसको मालूम है कि कपास कैसे पैदा होती है। कपास से सूत निकलता है, सूत से कपड़ा बनता है, कपड़े से ये चीज बनती है।
ये लोग जो है नई नेतागिरी करने वाले, ये कपड़ा खरीद के करेगा हमने खेती कर ली। पे खेती करके बता भाई कैसे कपास होता है, कैसे क्या होता है। देश निर्माण करने का काम हमने सोच समझकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंतर्गत किया है। कभी पढ़े लिखे आदमी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है, जापान से आगे बढ़ गए हैं, आती बड़ी बड़ी न्यूज पढ़ा है। हिंदुस्तान के 16 आदमी, खाली 16 आदमी की हैसियत इतनी ज्यादा बढ़ गई और करोड़ों आदमी की हैसियत नहीं है कि उनके आदमी को गेहूं और अब हमको सब्सिडी राशन कार्ड देना पड़ रहा है। यदि देश इतना आगे बढ़ गया तो भाई आप गेहूं और क्यों दे रहे हो? आप लोगों की हैसियत नहीं है। घर में पैसा कमाने के लिए लाए, बिजली का बिल आता है, कभी हिसाब किताब लगाए कि गांव का गरीब आदमी मजदूरी करे और कूलर में बैठ सके या एसी में बैठ सके, उसका बिजली का बिल ये आता है कि यदि पैसा बढ़ जाए तो बिजली का कनेक्शन काटना पड़ता है। 2014 के पहले का इतिहास उठा के देख लें, दुनिया में जितने भी डेवलप कंट्री हैं, विकासशील देश हैं, उनके किसी भी मापदंड पर भारत पीछे नहीं है। ये कल्पना करके हमने बता दिया 2014 के पहले ही। 2014 के पहले ही आज जो लोग नींव के पत्थर नहीं है, वो कंगूरे वाले को कह रहे हैं कि मैं बहुत मजबूत आदमी हूं, तो कंगूरे में इसलिए बनाया कि मैंने नींव मजबूत खड़ी की, इसलिए 4 मंजिल खड़ी हुई है। ऐसे नहीं खड़ी हुई है। ये कांग्रेस पार्टी ने हर क्षेत्र में नींव खड़ी की है, मजबूत नींव। जिस मजबूत नींव पर आज दुनिया में ताकतवर देश बन के उभर रहा है, ये काम करके दुनिया में हमने बताया है। आज ये बात समझने की जरूरत है। ये संविधान यदि खतरे में होता है तो भी बहुत से उदाहरण दिए हैं। आज इस देश में सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक न्याय नहीं मिलेगा, आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा, सामाजिक विषमताएं बढ़ेगी, कुछ लोगों की हैसियत बढ़ेगी, कुछ लोगों की हैसियत घटेगी। मैं कभी कभी कहता हूं मुझे दुख भी होता है। यहाँ मार्बल निकल गया था, मार्बल बैठे हुए सब आदमी, 1980 में मार्बल निकला था। यहाँ पे कितने आदमी को मालूम है कि सरकार ने नीति बनाई थी कि जो गैंगस्टर लगाएगा उसको माइंस फ्री देंगे? मालूम है? नहीं मालूम है? मेरे को मालूम है, पर आपको मालूम नहीं है। आज कितनी गैंग्स है अशोक जी और चिन्हलाल जी, मालूम है? राजसमंद में कितने आदमी राजसमंद के मालूम है? 10% भी नहीं है। तो ये मार्बल किस लिए निकला? यहाँ के खेत खताब हो गए, यहाँ की खाली ट्रॉली लो, पत्थर डालो, पैसा घर पर लेके जाओ, और एक्सपोर्ट का माल है उसका पैसा घर पर रखो। आपके घर पर आ रहा है क्या? हम समझदार ही नहीं थे, हम पढ़े लिखे नहीं थे, इसका फायदा क्या होगा? ये मार्बल कहाँ बिकता है? मार्बल भी कहाँ निकल सकती है? ये पूरा राजसमंद का पाल बनी हुई है, मार्बल पे बनी हुई है। क्या है? मार्बल नहीं था, पहले भी था। तो इस मार्बल में CO3 होता है। ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम येलो पड़ जाता है। मार्बल नाम का कोई भी मिनरल नहीं होता है, पढ़ा लिखा आदमी। मार्बल नाम का कोई मिनरल नहीं होता है। मिनरल का नाम है डोलोमाइट। डोलोमाइट की बड़ी बड़ी माइंस है, उसमें यदि हार्ड हो जाता है तो मार्बल होता है। बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी डोलोमाइट्स की माइंस ले ली, डोलोमाइट्स की माइंस का रॉयल्टी दे रहे, डेड रेंट दे रहे हैं, वो कन्वर्ट कर दिया उसे मार्बल के अंदर, और मार्बल का पैसा एक्सपोर्ट लेके अपने लेकर रहे। और हमारा आदमी ट्रैक्टर में इधर से पत्थर डाल रहा, उधर से पत्थर डाल रहा, कभी उसकी टिप्पी ले रहा, कभी उसकी ले रहा, कभी पुलिस पकड़ रही, कभी थानेदार पकड़ रहा, कभी वो सेठ पकड़ रहा। क्या कमा रहे हैं? अभी बात कौन कह रहे? ये काम मैं नहीं कह सकती, नहीं मैं कहूंगा तो मैं गलत नहीं। ये आदमी धर्म का आज बात नहीं करता है, ये तो फालतू आदमी है। अरे कांग्रेस पार्टी फालतू नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में परिवर्तन करने का काम किया है। मेरे सब नेता बहुत होशियार हैं, थोड़ा थोड़ा बोल के सीपी साहब बोलेंगे, सीपी साहब बोलेंगे, सीपी साहब बोलेंगे। अरे भाई सीपी साहब तो बोलेंगे, आपको बोलना सीखना है। आप चुप रहते हो, इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। जब तक आप पढ़े हुए नहीं, लिखोगे नहीं, जब तक आप ये पढ़ोगे नहीं कि संविधान क्या है, जब तक ये नहीं लिखोगे कि इस देश में संविधान में जो आधारभूत चीजें हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नहीं बदल सकते, पर लोकसभा और विधानसभा में बहुमत इतना आ गया तो संविधान बदल जाएगा। विचारधारा, इस देश में विचारधारा के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने संविधान के अंतर्गत नीतियां बनाकर देश को मजबूत बनाने का काम किया है। हम जो कार्यकर्ता हैं वो जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तब तक हम बहस नहीं कर पाएंगे, हम बात नहीं कर पाएंगे, हम समझा नहीं पाएंगे कि भाई डेढ़ साल हो गया। आज उदाहरण ले लो, 1.5 साल सरकार बदल गई, 1.5 साल तो हो गया ना, सरकार होकर बदल गई। कितने गांव में काम चल रहा किसी गांव में?
कितने गांव में कानून में लिखा हुआ है हर 5 साल के अंदर चुनाव होंगे? कानून में 5 साल हो गए, पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं। अरे भाई, कानून में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को भी सरकमवेंट कर। आज समझने की आवश्यकता है, इस राजसमंद इलाके में हमारे यहाँ तकलीफ ज्यादा है। क्या ये सही नहीं है? अभी लोगों को याददाश्त नहीं है, पुरानी कटिंग ला के दूंगा। जब चिकेलवास में तालाब बना रहे तब विरोध किया हमारा, जब हमने बागेती का नाका बनाया तब विरोध किया हमारा। क्या राजसमंद में पीने की पानी की समस्या नहीं है? क्या किरण जी पीएचडी मिनिस्टर नहीं रहे? क्या इस राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं रही? इस इलाके में पीने की पानी की स्थायी व्यवस्था करने का क्या काम किया? मैं पहली बार सांसद का चुनाव लड़ने गया भीलवाड़ा में, वहां पर ट्रेन से पानी आता था, गर्मी में लोगों को तकलीफ थी। मैंने कहा कि यदि वहां पानी की व्यवस्था नहीं करूंगा तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। 6000 करोड़ की स्कीम है, चंबल का पानी आ रहा है, भीलवाड़ा का एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पीने की व्यवस्था नहीं है। आज बागेरी नाका बनाया, सीपी जोशी का रेल मगरा में खेत है, पानी पहुंचाएगा। उस बागेरी का नाका से न केवल नाथद्वारा, राजसमंद, आमेर तक का पानी जा रहा है। अभी हमारे वो नहीं है देवगढ़ के भूतपूर्व विधायक, उन्होंने अशोक जी गलों से चंबल का पानी देवगढ़ लाने की व्यवस्था करने का काम किया है। तो मालूम है कि देवगढ़ में पानी की समस्या है। आज हर आदमी का काम करना संभव नहीं है। सीपी जोशी डांटता, सीपी जोशी भगा देता, सीपी जोशी फलाना कर देता है। सीपी जोशी झूठ बोल के वोट ले ले, तो झूठ लेके वोट लेता तो 80 का एमएलए बन गया। 75 साल में नेतागिरी कर रहा हूं मैं। झूठ बोला तो एक ही बार में निपट जाता, दोबारा देखते भी नहीं, सुनते भी नहीं। सच बोलना कड़वा होता है। मैं हर एक से मजाक करता हूँ, मलेरिया की बीमारी जो होती है, कुनेन की गोली कड़वी होती है, मीठी नहीं होती है। मलेरिया में बुखार उठा ना तो कुनेन की भी गोली लेनी पड़ेगी, मीठी गोली से बुखार नहीं उतरेगा। ये कुनेन की गोली सीपी जोशी है, इसने राजसमंद नारसान के बदलने का काम किया है। तो ये बात खास तौर से समझने की आता है कि संविधान बचाओ रैली का मतलब यह है कि संविधान में आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने एक ऐसे भारत बनाने की कल्पना की जिसमें गरीब आदमी को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, जिसमें बड़े आदमी को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। यदि गरीब का बच्चा पढ़ लिखेगा, होशियार होगा तो हकम बनेगा, हुकूमत करेगा। यदि पढ़ाई की व्यवस्था ही नहीं करेंगे तो हकम भी बनेगा, हुकूमत नहीं बनेगा। यदि सरकारी स्कूल में, पब्लिक सेक्टर में हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जॉब क्रिएट नहीं होंगे, तो आरक्षण का लाभ उस आदमी को नहीं मिलेगा। कितने आदमी को मालूम है, मैं 85 लड़ाई लड़ रहा हूँ, महाराणा प्रताप जयंती मनाने, मुझे भी गर्व है। कितने आदमी को मालूम है कि महाराणा प्रताप के इलाके में रहने वाले आदिवासी ट्राइबल सब प्लान में नहीं आते हैं? कितने आदमी को मालूम है? उसका मतलब क्या हुआ? जब मैंने राजीव गांधी पाठशाला खोल दी, जब वापिस 10 साल बाद चुनाव लड़ने के लिए आया, मैं गांव में गया, पूछा बच्चे का, आदिवासी का बच्चा बीएससी कर रखा, बीएड कर रखा, नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा है, नौकरी नहीं लग रही। क्यों? उस बच्चे को कंपटीशन करना पड़ रहा है हमारे सवाई माधोपुर के एसटी के लोगों से। 21,000 की वैकेंसी निकली, इसमें 127 खाली बिल आए हैं। और जो टीएसपी के अंदर अलावा जो बिल हैं, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के, उनका कंपटीशन उसके अंतर्गत ही होता है। तो वहां का तो 46% का आदमी नौकरी कर रहा है, और हमारे इलाके का बिल जो 70% का मार से 60% का मार है, उसको सवाई माधोपुर के बच्चों से कंपटीशन करना पड़ता है, नौकरी नहीं मिल रही। बोला कोई आज तक? क्या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती? मैं तो जिम्मेदारी बनती, मैं तो लड़ता हूं। वकील मजबूत हो तो फैसला ठीक होता है। सीपी जोशी प्रैक्टिस करते करते सुप्रीम कोर्ट का वकील बन गया, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काका साहब को सौंपी, हरि सिंह जी को सौंपी, ये वकालत करने के लिए कहीं गए, मुंशी को भेज दिया। ये वकील साहब आए, जब तक मुंशी ने कहा बेसी में फैसला हो गया एक्स पार्टी, जब एक्स पार्टी में तो मर गया। मैं तो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस करने के लिए गया, और नीचे डिस्ट्रिक्ट वाले हमारे जितने वकील हैं वो हिसाब किताब मुनीम के भरोसे छोड़ दिया। अरे खड़े हो, मुनीमों के भरोसे मत रहो, खुद आप वकील हो, इनमें से इतने मुनीम पैदा करो कि गांव में से सरपंच जीत के आवे, वार्ड पंच जीत के आवे, न्याय करे, गरीब आदमी का भला करे, तब जाके कांग्रेस पार्टी खत्म होगी। कांग्रेस पार्टी गरीब के अन्याय के खिलाफ सरकारी अधिकारी के साथ खड़ी है, पटवारी के साथ खड़ी है, तहसीलदार के खड़ी है, पुलिस के साथ खड़ी है। कांग्रेस कमजोर हो, डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अन्याय के सामने एक साथ खड़े होइए। एक थाने में 500 आदमी जाके खड़े हो जाइए, कोई अन्याय नहीं कर पाएगा। एक तहसील में जाकर खड़े हो जाइए, पटवारी जमीन को खाते को गलत नहीं बदल सकता। पर हम बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, पैसा दे के आदमी फैसला करा रहा है, गरीब के साथ अन्याय हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए ये सब चीजें समझनी पड़ेगी, तब जाकर हम पार्टी को मजबूत कर पाएंगे। इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने
पूरे देश में हर जिले में संविधान रैली करने का आयोजन नहीं किया, यही नहीं किया। अभी ऋतिक जी पूरी बात नहीं बोले, ये भी कहा हर विधानसभा में भी करना है, ये भी कहा हर पंचायत में भी करना है। तो भाई अब जिले में कोई सीपी जोशी आ गया, फिर नगर पालिका में कौन जाएगा? डिस्ट्रिक्ट का वकील जाएगा, काका साहब है, हरि सिंह जी हैं। फिर नीचे कौन जाएगा? सरपंच साहब ऊपर बैठे हुए, जितने भी प्रधान उप प्रधान सब बैठे हुए हैं। ये कहाँ जाएंगे? ये संविधान लेके गांव में जाओ, भाषण दो। आज मैं आपको नहीं बोलने दे रहा हूँ, फिर एक आधा घंटा आप भाषण देना गाँव में, मैं नहीं आऊंगा बीच में। तो आधा घंटा बोलने की हैसियत ही नहीं तो मैं क्या करूंगा? आधा घंटा बोलने के लिए जब तक हम तैयार नहीं होंगे, समझेंगे नहीं, तब संविधान बचाना और जाति जनगणना की जो बात का हथियार राहुल गांधी ने दिया है, उस हथियार के माध्यम से कांग्रेस को मजबूत नहीं कर पाएंगे। वो एक एक साथी कम से कम कोई सरपंच का नेता बन जाए तो सरपंच का गांव का भाषण दे आधा घंटा, और सरपंच के नीचे वार्ड पंच का तो वो वार्ड पंच में आ गया, घंटा भाषण दे, कोई तकलीफ नहीं है। एक विधानसभा क्षेत्र में 60 के करीब पंचायतें मोटी मोटी, 600 के करीब वार्ड हो गए, 4 विधानसभा है, 2400 आदमियों को तो भाषण देने का अधिकार देके जा रहा हूं मैं। खूब घंटे घंटे भाषण देना, लोगों को समझाना कि संविधान बचाने को काम कैसे कर लेंगे आप। लेकिन हाथ खड़ा करो, संभव है नहीं मेरे हिसाब से। कोई कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप ब्लॉक के साथ बैठकर एक एक आदमी एक एक पंचायत को पकड़ ले, एक पंचायत में एक से ज्यादा आदमी तो एक एक वार्ड को पकड़ ले, और खाली चौपाल पे बैठकर बिना माइक के जाजम लगा के, जाजम हर जगह, पेड़ हर जगह, चबूतरा हर जगह, उस चबूतरे और पेड़ पे शाम को 6 बजे बाद धूल न बजाना के नीचे गिर जाओ, शाम को 6 बजे बाद जाके आधा घंटा बात करके आ जाना, फिर अपनी गाड़ी को कोई रोक नहीं सकता। बात कहने के लिए मैं आपने अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं पुनः सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।